राज्य विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियां। तो देखो, जो काम केंद्र में संसद का है वही काम राज्य में राज्य विधानमंडल का, और जहाँ कहीं एक सदन है तो विधानसभा का है। ठीक है, जो केंद्र में काम संसद करती है वही काम राज्य में राज्य विधानमंडल करता है। और इसका पहला काम है, पहली इसकी शक्ति है वो है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, विधायी का मतलब विधान बनाना, विधान का मतलब कानून बनाना। विधायी शक्ति, देखो जिस प्रकार संसद संघ सूची के विषय पर और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती थी, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल या विधानसभा राज्य सूची के विषय पर और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। ठीक है सर। देखो, बिना विधानमंडल की स्वीकृति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता, कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। तो कानून निर्माण की शक्ति विधानमंडल के पास है, और वह राज्य सूची के विषय पे तथा समवर्ती सूची के विषय पर कानून का निर्माण करती है। ठीक है, देखो जहाँ विधानमंडल के दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, वहाँ साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। केवल वित्त विधेयक है वो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये भी उसकी तरह ही है, बिल्कुल संसद की तरह ही है। दूसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति, देखो राज्य सरकार बिना विधानमंडल की स्वीकृति के न तो नया कोई कर लगा सकती है और न किसी कर को हटा सकती है। अर्थात जो सरकार का आय व्यय का ब्यौरा होता है उस सब को विधानमंडल के पटल पर रखना पड़ता है, और जब विधानसभा उसको स्वीकृति प्रदान कर देती है, पारित कर देती है, तो वो पास हो जाता है। फिर तो वो बजट लागू हो जाता है। और जब उसको विधानमंडल पारित नहीं करेगी, उसको पास नहीं होने देगी, रोक लेगी, तो फिर वह बजट रुक जाता है। तो कहने का भावार्थ यह है कि राज्य सरकार बिना विधानमंडल की स्वीकृति के कोई भी आय व्यय से संबंधित कार्य नहीं कर सकेगी, और न ही संचित निधि से खर्च के लिए पैसे निकाल सकेगी। ठीक है सर। तीसरी शक्ति है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति, ये प्रशासनिक शक्ति क्या है? संविधान के द्वारा राज्यों के क्षेत्र में भी संसदात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल, विशेषतः विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से, उनके विभागों से संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा या आलोचना का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। काम रोको प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त
विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है, जिसके कारण मंत्रिमंडल को त्याग करना होता है। और देखो साहब, विधानमंडल में पक्षी बैठता है, विपक्षी बैठता है, सरकार भी बैठती है और सरकार के विपक्ष के लोग भी बैठते हैं। तो वह विपक्ष के लोग सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, उनसे विभाग से संबंधित पूरक प्रश्न पूछते हैं, और विपक्ष को काम रोको प्रस्ताव लाने का और सरकार की निंदा आलोचना करने का पूरा अधिकार होता है। किसी विधेयक पर जब वाद विवाद हो जाता है और वोटिंग की जब स्थिति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में विधानमंडल उस प्रस्ताव को रोक सकता है, सरकार को गिरा सकता है, मंत्रिमंडल को, और त्याग पत्र देने के लिए विवश कर सकता है। देखो, अब कई बार विपक्ष के लोग होते हैं, जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं, वो सरकार का अविश्वास पत्र लेकर के आते हैं कि सरकार के पास बहुमत नहीं है सदन में, और ऐसी स्थिति में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल के द्वारा समय दे दिया जाता है। तो विधानमंडल यदि चाहे तो उस मंत्रिमंडल को वहीं भंग कर सकता है, उस सरकार को वहीं भंग कर सकता है। ठीक है सर? कैसे? सरकार के विपक्ष में वोट डाल करके। आगे बात समझ में। नंबर 34 शक्ति है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति। संशोधन की शक्ति। देखो, हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद के द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकार किया जाए। हमारे संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं, उनको केवल संसद ही संशोधित नहीं कर सकती, उसके लिए देश के आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों के स्वीकृति आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में राज्य विधानमंडल को संविधान संशोधन प्रस्ताव करने का अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडल तो केवल अनुसमर्थन या अस्वीकृत कर सकते हैं। अब देखो, जब वो आएंगे, हमारे जैसे राजस्थान सरकार के पास आ गए, भाई आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए विधानमंडलों का, तो हमारे राज्य सरकार के पास में आ गया था। तो राज्य सरकार उसका क्या तो समर्थन करेगी या उसका अनुसमर्थन करेगी, मतलब समर्थन नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति कैसे उसका समर्थन करेगी, अस्वीकृत कर देगी उसको। तो ऐसी स्थिति में केवल समर्थन और अनुसमर्थन, मतलब समर्थन करना और नहीं करना, ये ही हो सकता है। राज्य विधानमंडल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी धारा में संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है? ये शक्ति तो केवल वो है कि जो कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसमें संसद की स्वीकृति से ही काम नहीं चलता है, देश की आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी चाहिए, तो वो शक्ति है ये। ठीक है सर? अब अगली शक्ति है नंबर 5, वो है निर्वाचन संबंधी शक्ति। नंबर 5, निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है सर? ये प्रक्रिया तुम्हारी यहां तक समाप्त हो गई है। अब इसी में एक पॉइंट है सर, और वो क्या है कि राजस्थान में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया
मैंने बताई थी ने कि 2 सदन है, हमारे राजस्थान में 1 सदन है और कुछ राज्यों में 2 सदन है, वो आपको बताई थी। अधिकांश राज्यों में 1 सदन है। तो राजस्थान में विधान परिषद जिसका गठन नहीं हुआ है, राजस्थान में विधानसभा, राजस्थान में विधानसभा के गठन की प्रक्रिया राजस्थान में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया, और इसमें वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, ये देखेंगे सर। देखो, दो 2008 से और 2013 तक सरकार रही थी कांग्रेस की राजस्थान में, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। इससे पहले वाला जो गहलोत का कार्यकाल था, तो इनकी सरकार ने विधान परिषद के गठन से संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में पास करा करके और सरकार की अनुमोदन हेतु केंद्र सरकार के पास भेज दिया। अब केंद्र सरकार के पास वो आज तक विचाराधीन है। हमारे गहलोत सरकार के अथक प्रयासों से, इसके पहले का जो गहलोत जी का कार्यकाल था उसमें इन्होंने विधान परिषद के गठन से संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में पास करा करके केंद्र सरकार की अनुमति व अनुमोदन के लिए भेज दिया है, और केंद्र सरकार ने अभी तक उस पर कोई अपना निर्णय नहीं लिया है। केंद्र सरकार के पास ही अभी लटका हुआ है। इस वजह से हमारे राजस्थान में विधानमंडल के दूसरे सदन का गठन नहीं हो पाया है। जैसे ही केंद्र सरकार उसका अनुमोदन कर देगी तो विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है, ये तो तुम्हारा मामला है विधानमंडल का। जिसके 2 सदन है आपको, विधानसभा और विधान परिषद, और हमारे राजस्थान में तो 1 ही सदन है, विधानसभा। अब आती है, फिर इससे आगे जो बारी आती है वो आती है राज्य कार्यपालिका व्यवस्था का। तो यहां तक हमने पढ़ ही लिया। अब राज्य कार्यपालिका देखो, जैसे केंद्र में कार्यपालिका का मुखिया है न राष्ट्रपति, ऐसे ही राज्य में राज्य कार्यपालिका का मुखिया है राज्यपाल। राज्य कार्यपालिका, और इसमें इसका कौन है मुखिया? राज्यपाल। कौन है राजस्थान का राज्यपाल? राजस्थान का राज्यपाल है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र ये राजस्थान के राज्यपाल हैं वर्तमान में। ठीक है सर, वर्तमान राजस्थान कलराज मिश्र। राज्य कार्यपालिका का मुखिया कौन है? राज्यपाल। और केंद्र में कार्यपालिका का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। तो आपको फिर ध्यान रखनी पड़ेगी ये बात, जो काम केंद्र में संसद करती है वो राज्य में राज्य विधानमंडल करती है। जो राष्ट्रपति का है उसी के अनुसार, उसी प्रकार से राज्यपाल का है। जो प्रधानमंत्री का है वो मुख्यमंत्री का है। ठीक है सर, जो राज्य मंत्रिमंडल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का है वही राज्य मंत्रिमंडल का है। ये बात है सर। तो राज्यपाल
राज्य का वैधानिक प्रधान है। वैधानिक प्रधान, वैधानिक प्रधान कौन है? वैधानिक प्रधान राज्यपाल, राज्य का। ये वैधानिक प्रधान क्यों है? क्योंकि संविधान के अनुसार, विधान के अनुसार जो शासन किया जाएगा किसी राज्य का, वो राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। अब देखो, जैसे राष्ट्रपति कोई काम अकेला नहीं कर सकता है, तो वह अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करवाता है। उसी प्रकार राज्यपाल भी अपने प्रतिनिधि के नाम से शासन का कार्य कराता है। तो पहले आएगा इसमें राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखो, निर्वाचन और नियुक्ति में अंतर है, ठीक है सर। निर्वाचन तो वोट डालना, नियुक्ति मनोनीत करना। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकता है। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति चाहेगा तो ही वह राज्यपाल रहेगा। वैसे सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसको समय से पहले भी बुला सकता है, ठीक है सर। समय से पहले भी उसको बुला सकता है, अर्थात उसको पद से हटा सकता है। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को उसकी कार्य अवधि 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य के दूसरे राज्यों में स्थानांतरण किया जा सकता है। राज्यपाल यदि चाहे तो वह समय से पूर्व स्वयं अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो देखो, स्वयं तो मुश्किल ही देने, उनका तबादला भी किया जा सकता है राज्यपाल का, एक राज्य से दूसरे राज्य में। और ये समय से पूर्व खुद भी हट सकता है और राष्ट्रपति भी हटा सकता है। अब राष्ट्रपति कब हटाता है इनको? राष्ट्रपति इनको समय से पूर्व हटाता है। जैसे कि अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो राष्ट्रपति केंद्र के अनुसार ही तो चलेगा। तो बीजेपी का आदमी कोई बैठा दिया, राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र बीजेपी का आदमी था। पहले बीजेपी पार्टी में रहते थे, अभी इन्होंने पार्टी से संन्यास ले लिया है, राजनीति से, जो भी कोई वजह है, बुढ़े हो गए या जो कोई बात है। और तो इनको फिर सम्मानजनक विदाई देने के लिए मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इनको राज्यपाल बना दिया। अब यदि मोदी की सरकार हट जाती है, केंद्र में से सरकार गिर जाती है और कांग्रेस की सरकार आ जाती है या किसी अन्य दल की आ जाती है, तो वो फिर राष्ट्रपति से कह करके इन राज्यपालों को, जो पहले कभी बीजेपी के सदस्य थे, इनको हटा देती है और अपने दल के पुराने नेताओं को राज्यपाल बना देती है, ठीक है सर। क्योंकि राष्ट्रपति को तो वो काम करना है जो केंद्र में प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट कराएगा, ठीक है सर। अब बात आती है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं। नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं। स्वस्थ परंपराएं, ये स्वस्थ परंपराएं क्या हैं? राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान लागू होने के बाद से अब तक कुछ स्वस्थ परंपराएं विकसित हुई हैं। राज्यपाल, नंबर 1, राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। देखो, राजस्थान का राज्यपाल किसी को बनाया जा रहा है तो राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए। और यही वजह कलराज मिश्र जो कहाँ से, उत्तर प्रदेश से।
नंबर दूसरी परंपरा है, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे और उसकी सहमति प्राप्त करे। और देखो, जैसे राजस्थान का ये बनाना है, तो राजस्थान के मामले में केंद्र सरकार को राजस्थान सरकार से उसको विचार विमर्श कर लेना चाहिए। पद की योग्यता एवं वेतन। राज्यपाल के पद के लिए निम्न योग्यताएं होना आवश्यक है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु 35 वर्ष हो। कम से कम कितनी वर्ष हो? 35 वर्ष। वह राज्य विधानमंडल या संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, और यदि वह किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने की तिथि से पूर्व उसे अपनी सदस्यता का त्याग करना होगा। राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं किए हो। ठीक है साहब। एक और है वेतन और भत्ते। देखो, वर्तमान समय में राज्यपाल को 1,10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इसके साथ साथ निःशुल्क आवास, उसको रहने के लिए जगह, मकान, भत्ते व अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, जिन्हें संसद कानून के द्वारा निर्धारित करती रहती है। ठीक है सर। आज तुम्हारा इतना ही है, कल आगे बढ़ाएंगे राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां। जय हिंद, जय भारत।